हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस लैब 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं रेलवे रेलवे की सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी जो रेलवे की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जीके एंड जीएस की क्लास। इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं और उन क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन भी रहने वाला, उनके बारे में एडिशनल जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 पास्कल बराबर। ये क्वेश्चन जो है ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 100 एटमॉस्फेयर, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका डिस्क्रिप्शन यही है कि 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ये जो वाट, किलोवाट इंटू घंटा हॉर्स पावर, इसको जो है दूसरी साइड नैनोमीटर और 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 1000 वाट, 746 वाट, इनसे जो है इसको मिलान करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाट बराबर क्या होता है, तो वाट बराबर नैनोमीटर होता है। ठीक है, और किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट इंटू घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। तो इसमें फर्स्ट में ए है, सेकंड में सी है और थर्ड में वी है और फोर्थ में डी है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर ए। डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज़ें हैं जो अपन ने मिलान किया है। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए ओम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी ओम। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई, जैसा कि हम सब जानते हैं विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि क्या लिखा है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है और यह जो है एक सदिश राशि है। विद्युत धारा एक सदिश राशि, अदिश राशि है। विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम,
ऑप्शन नंबर सी सेकंड और ऑप्शन नंबर डी मीटर। तो बताइए तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक इनमें से कौन सा है? बताओ भाई। तो तरंग दैर्ध्य का जो SI मात्रक है, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी है मीटर। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन जो है RPF कांस्टेबल में और RRB NTPC में 2 एग्जामों में आया क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लक्स, ऑप्शन नंबर बी मोल, ऑप्शन नंबर सी टेस्ला या फिर ऑप्शन नंबर डी जूल। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा इसका राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी मोल। मोल जो है पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एक इकाई है। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम कि किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ठीक है, टेस्ला जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है और जूल जो है वो कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक है तथा लक्स जो है वो प्रदीप्त का SI मात्रक है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया और ये जो डिस्क्रिप्शन है इससे जो है एक क्वेश्चन के साथ में 2-3 क्वेश्चन और अपने क्लियर होते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी RRB JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 4 में आया है कि इसमें कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है। नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा है जो SI इकाई में मोल का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए G, ऑप्शन नंबर बी मोल, ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी mg। तो इसका जैसा कि हम चाहते हैं इसका राइट आंसर मोल ही होगा, मोल का प्रतीक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 7, ये भी RRB JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम इंटू घंटा, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। तो बताओ इनमें से कौन सा राइट आंसर है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। तो इनमें से विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक है जैसा कि हम सब जानते हैं ऑप्शन नंबर ए है किलोवाट घंटा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा व्यय का जो है वाणिज्यिक मात्रक है वो किलोवाट इंटू घंटा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मात्रक, ये भी ऑब्लिक कचनी यहाँ नहीं है, ये कूलाम और सेकंड के बीच में, यानी कि मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? ये जो कूलाम पर
सेकंड है, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, या फिर ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेकंड। बताओ इनमें से कौन सा आंसर है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे सब पहले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे की एग्जामों में, ठीक है। इसलिए बताओ इसका राइट आंसर क्या है? कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई कूलम पर सेकंड का जो दूसरा नाम है वो है एम्पियर, विद्युत धारा। कूलम पर सेकंड एक तरह से विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी यही है कि मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? ये भी आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक। बताओ भाई तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का एसआई मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि प्रदूषण रिक्त स्थान में मापा जाता है। मतलब ध्वनि प्रदूषण जो है उसको किस में मापा जाता है? ये भी आरआरबी जेईई में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए डेसिबल में, ऑप्शन नंबर बी जूल में, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर में, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओम में। तो बताओ ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? बताइए ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो है उसको डेसिबल में मापा जाता है, और ध्वनि की तीव्रता को भी जो है डेसिबल में ही मापा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे अभी, ध्वनि की प्रबलता। तो ध्वनि की प्रबलता को रिक्त स्थान में मापी जाती है। अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में अपन समझ के आए हैं कि भाई ध्वनि की जो प्रबलता है उसको हम डेसिबल में मापते हैं, और ध्वनि प्रदूषण जो है उसको भी जो है डेसिबल में ही मापते हैं। मतलब ध्वनि को डेसिबल में ही मापा जाता है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भाई ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। जब ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है तब उनकी अनुभूति हमारे कानों द्वारा होती है, और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। ये भी याद रखना कि भाई वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा होगा। इसका जो क्वेश्चन के बाद में हम इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, एक तरह से इसके बारे में देखते हैं अतिरिक्त जानकारी, इससे कि एक क्वेश्चन के साथ में और भी क्वेश्चन के बारे में या फिर उससे बनने वाले अनेक क्वेश्चनों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भार की एसआई इकाई वही है जो रिक्त स्थान की एसआई इकाई है। मतलब भार की और ऐसी कौन सी वो है जिसकी इकाई जो है भार की और उसकी दोनों की बराबर होती है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दाब, ऑप्शन नंबर बी प्रणोद, ऑप्शन नंबर सी वल, और ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान। बताओ भार की एसआई इकाई वही है जो रिक्त स्थान की एसआई इकाई है। तो इसका आंसर होगा सी। बल और भार दोनों की जो है एसआई इकाई समान होती है।
डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं अब। तो ये हो क्वेश्चन नंबर 13। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? ये भी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है इनमें से? चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से। ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन नंबर बी त्वरण, ऑप्शन नंबर सी वेग और ऑप्शन नंबर डी दूरी। तो बताइए इन चारों में से ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो सापेक्ष राशि नहीं है? बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समय। समय जो है वो सापेक्ष राशि नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा है कि समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, समय जो है ये मूल राशि है, ये सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, और त्वरण जो है ये सापेक्ष राशि है, वेग भी सापेक्ष राशि है। त्वरण सापेक्ष राशि क्यों है? क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर जो है उसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसलिए वेग और त्वरण से मिलकर ये वेग और समय से मिलकर के त्वरण बना है। और समय जो है वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। त्वरण जो है वो समय पर भी निर्भर कर रहा है और वेग पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसी प्रकार वेग भी जो है ये भी सापेक्ष राशि एक तरह से व्युत्पन्न है। सापेक्ष राशि को व्युत्पन्न राशि भी कह सकते हैं अपन। दूरी भी व्युत्पन्न राशि है, लेकिन समय जो है वो एक सापेक्ष राशि नहीं है, ये एक मूल राशि है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए घनत्व, ऑप्शन नंबर बी बल और ऑप्शन नंबर सी आपेक्षिक घनत्व या फिर ऑप्शन नंबर डी संवेग। तो बताओ इन चारों ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी राशि है जिसके लिए मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपेक्षिक घनत्व एक ऐसी राशि है जिसके लिए मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी इनके बारे में बताया हुआ है कि भाई एक तरफ तो राशियां है, दूसरी तरफ मात्रक है। आपेक्षिक घनत्व जो है उसकी कोई मात्रक नहीं है और जो घनत्व है उसकी किग्रा पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बल जो है उसका न्यूटन या फिर किग्रा मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है। और संवेग जो है उसका किग्रा इंटू मीटर पर सेकंड है मात्रक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए चाल और वेग, ऑप्शन नंबर बी कार्य और ऊर्जा और ऑप्शन नंबर सी दूरी और विस्थापन या फिर ऑप्शन नंबर डी बल और दाब। ऐसा कौन सा युग्म है जिसकी इकाइयाँ समान नहीं होती है? बताओ। तो बल और दाब जो है इनकी इकाइयाँ समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी बल और दाब की जो इकाइयाँ है वो समान नहीं होती है। बल का ऐसा ही मात्रक जो है वो न्यूटन
तथा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा पाषाण युग, जिसको इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। ये आरआरबी एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है, सीबीटी फर्स्ट में आया है कि ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पाषाण युग है, मतलब ऐसा कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से। ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण, या फिर ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण, या फिर ऑप्शन नंबर डी मध्यपाषाण। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जो पाषाण युग है उसको उसके जो 3 प्रमुख युग और हैं, तो उनका जो पहला है वो है पुरापाषाण काल, और दूसरा है वो है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। लेकिन ये जो ताम्रपाषाण काल है ये जो है पाषाण युग में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका कि पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण है। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण के युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है, बताओ। आरआरबी एनटीपीसी में आया क्वेश्चन है कि सूरजकुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, या फिर ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इन चारों ऑप्शनों में से कहाँ पर जो है सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। हरियाणा में जो है ये सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभ वर्ष 1987 में किया गया था। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, और अपने दोस्त जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सही कथन का चयन कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन कीजिए। ये जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। निवेश गुणक, ऑप्शन नंबर ए है निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी उपभोग फलन की प्रवणता एपीसी द्वारा इंगित की जाती है, न कि एमपीसी द्वारा। और ऑप्शन सी एमपीएस शून्य होने पर निवेश गुणक शून्य होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी एमपीसी को एमपीएस से गुणा करने पर 1 के बराबर मान प्राप्त होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निवेश गुणक जो है वो एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और ये जो है प्रैक्टिस क्लास है, तो इसमें जो है अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ना कि ये थ्योरेटिकल क्लास है। इसलिए फिर भी हम संभव हो सके उतना आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जिससे कि आप इस क्वेश्चन के बारे
हम हर क्वेश्चन के बारे में आप कुछ एडिशनल जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इसके डिस्क्रिप्शन पर चलते हैं, अपन देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि भाई निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है। निवेश गुणक से तात्पर्य उस संख्या से है जिसके द्वारा उत्पादन या आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से अधिक हो जाती है। इसे आय में परिवर्तन, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन के बीच अनुपात के रूप में मापा जाता है निवेश गुणक को। इसे के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है ये भी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 क्या है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टल, ऑप्शन नंबर बी ठोस, या फिर ऑप्शन नंबर सी द्रव, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्रव्य। तो बताओ इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है। तो इन चारों में से राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी द्रव्य। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं अपन कि ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया है। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज आदि। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला आज की क्लास का अपना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था। बताओ, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था। ऑप्शन नंबर ए हवाई, ऑप्शन नंबर बी नेवाडा, ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया, या फिर ऑप्शन नंबर डी अलास्का। इनमें से राइट आंसर कौन सा है बताओ। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी अलास्का। अलास्का वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य घटक है, परंतु 1867 ईस्वी में से पूर्व यह सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। पूर्व में इसे रूस के स्वर्ग नाम से संदर्भित किया जाता था, परंतु 1867 की ईस्वी के संधि के कारण यह अमेरिका को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। रोज़ 20-20 क्वेश्चन यानी कि 20-20 क्वेश्चन की जो है क्लास आएंगी, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि भाई हम एक सीरीज चालू करना चाहते हैं जिसमें टोटल वो जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर लगे हैं उन पेपरों को सॉल्व करवाएंगे, जिसमें हर सब्जेक्ट होगा जो भी उसमें आता है, जीके, रीजनिंग, मैथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सीरीज़ के लिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम इस सीरीज़ को चालू कर सकें। और सभी को क्लास देखने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।